योगी जी, आपको न्यूज़ 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम महाकुंभ के इलाके में हैं। चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि क्या आयोजन है, भव्य, अलौकिक, एकदम आलीशान। थोड़ा आपके उससे जानना चाहेंगे कि इसको कैसे आप लोगों ने क्या काम, इस पे क्या लगा इतना बड़ा आयोजन करने में, और कुंभ के लिए आपका क्या मैसेज है दुनिया को? राहुल जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम का और आपका महाकुंभ क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में और इस महाकुंभ नगर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये मूर्त रूप है। भारत की विरासत को उसका सम्मान मिलना चाहिए, और एक सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए उस आस्था को सम्मान देने के लिए, उसी का एक प्रतिफल है कि दिव्य और भव्य कुंभ इस रूप में आयोजित हो रहा है। हजारों वर्षों की विरासत को आज की पीढ़ी जान पा रही है, और जो पीढ़ी काफी उम्रदराज हो चुकी है, उस पीढ़ी को भारत की इस पुरातन गौरव को अपनी अगली पीढ़ी को देने में भी गौरव की अनुभूति होगी कि हमारी विरासत अब सुरक्षित है और इसी भव्य और दिव्य रूप में आगे बढ़ेगी। यह दृश्य सनातन धर्म का वह दिव्य और भव्य स्वरूप है जिसका आज आप यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा सनातन धर्म जाना जाता था। भारत की ऋषि परंपरा ने कुंभ का आयोजन इसी भव्य और दिव्य तरीके से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का शुभारंभ किया था। और ये तो प्रयागराज की धरती है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के पूज्य संतों के सानिध्य में स्नान करके पुण्य का भागीदार बनता है। मैं पहले भी कुंभ में आ चुका हूं। 2019 में आपने भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन किया था, उसमें भी आया था। मगर जिस प्रकार की भीड़ मैं इस बार देख रहा हूं, इस तरह की भीड़ पहले मौनी अमावस्या के स्नान में होती थी। आजकल लगभग रोज इस तरह की भीड़ दिख रही है। देखिए, ये जो आयोजन है जी, ये भारत की एकता का एक संदेश देने वाला एक समागम है। और ये सही बात कहा आपने कि मौनी अमावस्या जो मुख्य स्नान होता है कुंभ का, जी, मौनी अमावस्या को इस प्रकार की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब इस प्रकार की भीड़ हर दिन नजर आ रही है। यानी पिछली बार 2019 में मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था, और इस बार मकर संक्रांति के दिन ही 4 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान किए थे। तो इस बार अब तक पिछले 10 दिन के अंदर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, और आज 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महाकुंभ क्षेत्र में यहाँ पर आ चुका है। सुबह से ही संगम में पवित्र स्नान में भागीदार बन रहा है, और ये अनवरत सिलसिला 3 फरवरी तक चलता रहेगा। मेरा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार 19 से 3 से 5 गुने तक भीड़ होगी। 3 से 5 गुना। और कुल कितने लोग आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा आएंगे? अनुमान है कि महाकुंभ क्षेत्र में 45 दिनों के इस पूरे आयोजन में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर लोग यहाँ पर रहेंगे। यानी भारत और चीन के बाद जो सबसे बड़ी आबादी होगी इस अस्थायी शहर में होगी। मेरा अनुमान है 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान आकर के संगम में आकर के पवित्र डुबकी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, आपने इतना बड़ा आयोजन किया। आपने डुबकी कहाँ लगाई थी उस दिन कैबिनेट के साथ? देखिए राहुल जी, ये सामने ही ये हम हैं यहाँ पे यमुना जी पे, इस सामने गंगा जी आ रही है, और इस सामने दोनों का संगम हो रहा है। और अदृश्य मां सरस्वती के बारे में भी मान्यता है कि तीनों का मिलन इसी स्थल पर होता है, और यहीं पर संगम में ये लाखों श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं इसी संगम में स्नान कर रहे हैं। आपका एक बड़ा अलग दृश्य हम लोगों को देखने के लिए मिला। एक
आपको बड़ा हंसते खेलते एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हुए आप चौवन आपकी पूरी कैबिनेट ने आपके संग डुबकी लगाई, क्या आपको बचपन सा याद नहीं आ गया? देखिए, एक अद्भुत क्षण होता है ये, इसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये अविस्मरणीय क्षण होते हैं और जिस एकता का संदेश महाकुंभ दे रहा है, उस एकता के संदेश को उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश के माध्यम से देशवासियों को देने में हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, ये सामने ये पूरा क्षेत्र संगम का क्षेत्र है और सामने ये किला है जी। किले में अक्षय वट भी मौजूद है, सामने दिखाई दे रहा है। और अक्षय वट कॉरिडोर पहली बार बना है, जहां पे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर रहा है। इसी किले के अंदर मां सरस्वती का कूप भी है, अदृश्य रूप से ही नहीं बल्कि दृश्य रूप से सरस्वती के दर्शन वहां हो सकते हैं। और उसी में पातालपुरी कॉरिडोर भी बना हुआ है। ये 3 कॉरिडोर केवल किले के अंदर बने हैं। चौथा कॉरिडोर बड़े हनुमान जी मंदिर का बना है। फेमस लेटे हुए हनुमान जी। लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये बड़े हनुमान जी के रूप में विख्यात हैं और उनके दर्शन वहां पर श्रद्धालु कर सकता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस बार आपको प्रयागराज में इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। तो मोदी जी आए बनारस में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, काशी जो है एक विश्व मैप में आया। वैसे ही अयोध्या में पिछली बार आपने राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनवरी 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज प्रयागराज भी इस महाकुंभ को लेकर देश दुनिया में चारों तरफ इसकी बात हो रही है। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये भी एक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनेगा? देखिए, भारत की इस ताकत को दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने नहीं समझा था। भारत की इस विरासत जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में भारत के अंदर मौजूद था, जो पोटेंशियल था जी। इसको देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में काशी में काशी विश्वनाथ धाम, 2019 का प्रयागराज कुंभ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, एक नई अयोध्या के दर्शन अयोध्या में होते हैं। विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का भव्य और दिव्य धाम और कॉरिडोर का निर्माण, उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम, महाकाल में महालोक का धाम, ये सभी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करके भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म की ताकत को दुनिया के सामने उस ताकत का एहसास करा रही है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज से 8 साल 10 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपनी इसी स्पिरिचुअल ताकत के बल पे। और इससे न केवल यहाँ पे लोगों को नए अवसर मिले हैं बल्कि आर्थिक उन्नयन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। यहाँ की इकोनॉमी को भी इसने एक नई ताकत दी है। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे ये सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40-45 दिन? देखिए, मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी
अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, आपने इसका विजन हम लोगों को बताया। आइए चर्चा जारी रहेगी, मंच में बैठते हैं। इसके पहले कि हम लोग चर्चा जारी रखें, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये कुंभ के आयोजन में क्या हुआ, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। हमने देश भर से लोगों से बात की है, कुछ ग्लोबल लोगों से भी बात की है, तो उसको हम लोग अपने स्क्रीन में दिखाएंगे। आइए। अंतरात्मा तृप्त हो गई, जो शांति मिली है। अद्भुत, अलौकिक, बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी और जोगी ने बड़ा अच्छा काम किया है। This is a place that is filled with blessings, unlike any other on the entire planet. गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। हम सारे पुण्य पा गए। Bringing hundreds of millions of people together is a massive work to do. My gratitude to our Prime Minister Modi ji, together with Yogi ji, what he has done. It's unbelievable. We didn't expect it to have such a huge experience. प्रयागराज प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर चीज अगर पूछते हैं ना तो सही तरीके से बताते। इतना सुंदर नजारा अभी तक देखा नहीं मैंने। बहुत पावन फील हुआ। पहला ही महाकुंभ है, करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। आस्था का संगम है, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। We can see with our eyes the reality of sadhana, of त्याग. हमका मन एक कह रहा है कि हम तो यही रहो। योगी जी, हम लोग महाकुंभ के आयोजन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एक और अलग चीज़ इस बार देखी। कल मैं बम्बई से आ रहा था प्रयागराज, तो फ्लाइट में करीब 90 यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। ये उद्योगपति हैं, अपनी बीवियों बच्चों के साथ, और वो भी सब आस्था इस तरह की है, सब डुबकी लगाना चाहते हैं संगम में। मैंने यूथ देखा है, ग्लोबल बहुत अट्रैक्शन है, ग्लोबल का अट्रैक्शन हरदम रहा पर इस साल कहीं ज़्यादा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे आपने आउटरीच किया इन सब के लिए? देखिए, महाकुंभ के आयोजन में तो सबसे बड़ी बात यह है, भारत की जो यंग जनरेशन है जी, वो बहुतायत संख्या में है। कुंभ की जो अवधारणा थी, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, वह मात्र ये बनाया था कि कुंभ का मतलब बुजुर्गों का एक आयोजन जी, और उन्होंने उसके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। कुंभ को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का एक पर्याय बना दिया था। पहली बार आप देख रहे होंगे 2019 में भी और 2025 में भी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है कि कुंभ के आयोजन को स्वच्छता के साथ, सुव्यवस्था के साथ और सुरक्षा के साथ जोड़ा गया जी। और ये आयोजन इतने भव्य तरीके से आयोजित हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आस्था और आधुनिकता का संगम होगा तो युवा उधर आकर्षित होगा। हर वह व्यक्ति जो समाज जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वह उद्यमी हो, टेक्नोक्रेट हो, अच्छा कोई चिकित्सक हो, या किसी जीवन के किसी भी अन्य क्षेत्र में जो एक प्रगतिशील सोच रखता है, वह हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा। और जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि यंग सीओज को आपने देखा कल जी, फ्लाइट से यहाँ आते हुए, आपने 13 और 14 को जो आपकी रिपोर्टिंग थी उसमें भी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा जी, कि न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर से आए हुए जो भी पर्यटक थे, श्रद्धालु थे, उसमें हिंदू ही नहीं थे, सनातन धर्मावलंबी नहीं थे, अहिंदू भी थे। जिन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई तो अभिभूत हो करके उन्होंने तारीफ की इन सभी चीज़ों की, कि भव्य और दिव्य रूप में आयोजन कैसे हो सकते हैं, और उसका एक दृश्य ये सब। योगी जी, आपके गुरु महंत अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि के मूवमेंट से बहुत जुड़े हुए थे। पिछले साल जो है राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ। आपके लिए इस साल का कुंभ जो है इमोशनल मोमेंट रहा होगा ये सब देखते हुए?
देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि 2024 का जनवरी माह 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भव्य और दिव्य राम मंदिर के रूप में हम सबके सामने आया है। जी 500 वर्षों के बाद रामलीला अपने दिव्य धाम में विराजमान होता है और मैं एक सेवक के रूप में वहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उपस्थित था। 2019 का कुंभ और 2025 का महाकुंभ के आयोजन का भी अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। हाँ, 2013 का कुंभ भी था, उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पे थे, आज वे इस लोक में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो रहा होगा। वे तमाम दिव्य विभूतियाँ जो 2013 में थी आज नहीं हैं, लेकिन आज ये सब दृश्य देख करके वे संतुष्ट हो रहे होंगे, उनका आशीर्वाद जरूर इस पूरे आयोजन को प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन जो ये सफलता की नई कहानी आज उत्तर प्रदेश लिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी ही विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पा रहा है। सनातन धर्म को लेकर मोदी जी की एक बहुत अलग सोच है। कैसे आप अगर एक मैसेज आप दुनिया को सनातन धर्म के बारे में देना चाहें महाकुंभ और के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय, न कोई लिंग का भेद, सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। महंत अवैधनाथ जी भी कहते थे कि जो राम जन्मभूमि मूवमेंट है वो हिंदुओं को एकत्रित एकजुट करने का एक मूवमेंट है। मंडल कमीशन ने जो है लोगों को, हिंदुओं को कास्ट में बांटा, वो मानते थे कि ये उसको जोड़ रहा है। अब जैसे ही आपने इतना बड़ा आयोजन किया, अब अपोजिशन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मेरा ये मानना है और हम लोग ये मानते रहे हैं, गोरक्षपीठ ये मानती रही है कि समाज में दबे कुचले वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। दलित हों, वंचित हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, समाज में गरीब तबके के लोग हों, सौभाग्य से स्वतंत्र भारत में उन सबको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटा जाए, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, यह देशद्रोह से कम नहीं। यह अपने आप में एक देशद्रोह है। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर आप समाज को बांटेंगे और सत्ता प्राप्त करके फिर परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। वर्तमान भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे देश कमजोर होगा। हमें बांटना नहीं है, हमें एक रह करके भारत को मजबूत बनाना है। भारत की मजबूती सनातन धर्म की मजबूती है, हर एक भारतवासी की मजबूती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे ऑपोजिशन के नेता कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आपका क्या मत है? क्या आप कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं या आप इसको एक खतरा मानते हैं? मेरा मानना है कि हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी संवेदनशील सरकार का ये दायित्व बनता है। और ये देश का सौभाग्य है कि पिछले एक दशक के अंदर आजाद भारत में पहली बार हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को
उसका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी के कनेक्शन जल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा लगातार पिछले 5 वर्ष से प्राप्त हो रही है। यह पहली बार हुआ है। हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा।